ये कार्यपत्र 41 जिसमें देखेंगे शब्दकोश का यूज़ करना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। आप हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अभी कहीं भी नहीं होता है उपस्थिति पंजिका में, यहाँ पर किसी भी विद्यालय में नहीं होता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही नाम लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगी, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ABCD में देखिए अमित, आशा और अविनाश आएंगे। तो देखिए M पहले आ जाएगा इसलिए अमित हो जाएगा, देन S आएगा, देन आशा हो जाएगा, देन V आएगा तो अविनाश, इस तरह से लिख देंगे। अब B से बन्नाराम हो जाएगा, फिर D आएगा तो दीपक, दीपेश, देवशंकर हो जाएगा। यहाँ पर P पहले आएगा फिर V आएगा, इस तरह से हमने कर दिया है। और पेम देखिए फिर ऊपर जो है K पहले आएगा इसलिए दीपक पहले लिख दिया है, और फिर दीपेश लिख दिया है, फिर देवशंकर लिख दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा G से गायत्री, गोविंद, गुलनाज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जो आपका Y है, V है और L है, इस अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गायत्री लिखना है, देन गोविंद लिखना है, देन गुलनाज होगा यू वाला, ठीक है, देन वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे S से हरदेवी, हेमनाथ। नेक्स्ट आ जाएगा K से कविता, मनीष आ जाएगा, देन M से P से आ जाएगा पूरन, देन R से आ जाएगा राहुल, S से आ जाएगा सागर, सुनीता। और सागर सुनीता में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप बोल करके लिख दीजिए, सागर में SA आ रहा है और सुनीता में SU आ रहा है, तो SA वाला पहले आएगा। देन आ जाएगा U से उदयराज, और फिर हो जाएगा विमलेश V से। और आप इसी को हिंकर हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले आपके आएंगे A A I E वाले शब्द, जैसे A A I E। तो यहाँ पर देखिए ए वाले अमित पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा अविनाश, देन आ जाएगा आशा, देन इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में मिल जाएगा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊ वाले पहले लिखने हैं। देन आ जाएगा आपका, आप फिर पहले देखेंगे कि कोई और तो नहीं है स्वर। देन हो जाएगा कै स्टार्ट होगा, कै खे गे, तो यहाँ पर कविता फिर आ जाएगा। इसी तरह से फिर कै खे गे से होगा गायत्री, गोविंद, गुलनाज, इस तरह से आ जाएगा। देन आ जाएगा टे वाले, ठीक है, दीपक, दीपेश, उससे पहले आ जाएगा बन्नाराम आ जाएगा, देन आ जाएगा दीपक, दीपेश, देवशंकर। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना होता है, आप इस तरह से इनको कर देंगे, ठीक है। ये रे लेवे ह सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। श श स इससे रिलेटेड भी सबसे लास्ट में आएंगे। पे फे वे भे ये पहले आएंगे, म, ठीक है। तो आपको इस तरह से उनके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल सभी जो स्कूल में इंग्लिश डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है कार्यपत्र 41 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 42 जिसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर संवाद दे रखा है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहले संवाद को पढ़ेंगे, देन हम आंसर्स करेंगे। मिनी, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। मिनी बोल रही है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। शेखू बोलेगा इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू बोल रहा है पर क्यों? पटाखों से प्रदूषण फैलता है। पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब तू सब जानता है तो ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह से आपस में संवाद हो रहा है मिनी और शेखू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि मिनी को पता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, पटाखों का धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? पटाखों का धुआं सांस के साथ अंदर जाता है, फेफड़ों को खराब कर देता है और आंखों में जलन करता है। मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, ये किसने कहा? यह मिनी ने कहा।
आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दीपावली पर दीपक जलाकर, लाइटें लगाकर घरों में रोशनी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। पटाखों से ही नहीं, शोर प्रदूषण से भी प्रदूषण होता है। जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में बोला जाता है या लाउड स्पीकर चला लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी प्रदूषण होता है। तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से पटाखों के ऊपर रोक लग रही है, उसी तरह से सभी जो प्रदूषण वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह से 43 से कंटिन्यू। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सकें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 43 से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जिससे आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य क्या है, किस काल का है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या फ्यूचर भविष्य काल का है। ठीक है। यह दुकानदार सामान कम तोलता है से पता चल रहा है कि अभी वो तोलता है, प्रेजेंट काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्तमान काल की बात को कौन दर्शा रहा है? तोलता है। कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो कौन सी चीज़ बता रही है कि कल नहीं गया। ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल का है। बंदर केला खा रहा है, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, खा रहा है को दर्शा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है हमें कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर काल का सेंटेंस है, भविष्य काल का। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी से पता चलेगा कि कल होगी, जिसका अर्थ हो रहा है भविष्य काल से। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही पर सही का निशान लगाना है। जैसे वह सिनेमा जाएगा, यानी जाएगा, गा गे गी, ये क्या होते हैं? भविष्य काल के सेंटेंस में आता है, तो यहाँ पर भविष्य काल को करेक्ट कर देंगे। तेज आंधी आई थी, थे, ये सभी होते हैं भूतकाल के, तो यहाँ पर भूतकाल को करेक्ट कर देंगे। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, गे आ गया, तो यहाँ पर ये भविष्य काल हो गया। आरती पढ़ रही है हमेशा वर्तमान काल में होता है। हाँ है ही या रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होती है, जिसमें वर्तमान काल आता है। अगली माह हम घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए भविष्य काल की बात हो रही है, गे आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य को निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल है। मैं इस घर में रहता हूँ, ये वर्तमान काल है। इसी तरह से मोर नाच रहा है, वर्तमान काल हो गया, तो मोर नाच रहा था भूतकाल हो जाएगा। आपने आज क्या खाया, भूतकाल है। आप आज क्या खाओगे, भविष्यकाल। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल। वह कॉलेज में पढ़ रही है, वर्तमान काल हो जाएगा। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ये भविष्यकाल है। कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल है। देखिए यहाँ पर सब में है, गा, थी, इससे पता चल रहा है कि ये वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्य है। ठीक है। कल हम दिल्ली जाएंगे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, ये वर्तमान काल हो गया। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ये है भविष्यकाल, और कल विद्यालय में छुट्टी थी, ये हो जाएगा भूतकाल। तो इस तरह से आपने चेंज करना है सेंटेंस को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 43, जिसमें आपने देखा व्यवहारिक व्याकरण, जो कि क्रिया कला को समझकर आपको करना था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 44, जिसमें क्वेश्चन है, यहाँ लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच में बातचीत हो रही है। पाठ के अनुसार संवाद को आगे बढ़ाकर लिखे। तो एक चूड़ी बोल रही है, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे? मैं यहाँ पर लिख देंगे, मैं सस्ती हूँ इसलिए मुझे सभी खरीद सकते हैं, मेरी चमक पानी से खराब नहीं होती है। अब यहाँ पर लाख की चूड़ी बोल रही है, मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे? देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, वो भी सुंदर लगती है, कहाँ लाख की चूड़ियाँ भी। तो यहाँ पर होगा, मैं गर्मी में भी हाथों को सुहाती हूँ, मुझे किसी भी मौसम में पहन सकते हैं, मुझे टूटने पर दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, जबकि कांच की चूड़ी दोबारा नहीं जोड़ सकती। तो ये डन होता है कार्यपत्र 44, जिसमें आपने विषय वस्तु के आधार पर जो अपने संवाद होते हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कार्य देखेंगे कार्यपत्र 45 से कंटिन्यू। तो यहाँ पर कार्यपत्र 45 में क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दे रखा है, विज्ञापन दे रखा है, जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर है, मुखौटा बनाना सीखे, फीस है 200 रुपये, उम्र की कोई सीमा नहीं है, दिनांक दे रखी है 12/12/2024, समय दे रखा है 10 से 4, और सामग्री आपको क्या क्या लानी है, रंग लाल काला पीला, ब्रश लाने हैं 2 गोल 2 चपटे, चार्ट पेपर लाने 5 अलग अलग रंग के,
गोंद लेना है 200 ग्राम और कैंची लेनी है। पहले आए पहले सीट पाएँ का ऑफर दे रखा है यहाँ पर। और कहाँ पर है, स्थान दे रखा है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? चार्ट पेपर की। कॉपी पेंसिल टेप की आवश्यकता नहीं है, चार्ट पेपर की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मुखौटा बनाना सीखने के लिए क्या उम्र की सीमा है? तो यहाँ पर हर उम्र के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर ले रखा है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है। पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाएगा क्या मतलब है? यानी सीमित सीट है, अगर पहले नहीं आएंगे और बाद में आएंगे तो सीट हो सकता है नहीं भी मिले, तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? मुखौटे लगाकर हम नाटक से अलग अलग किरदार की भूमिका निभा सकते हैं, सबको हंसा सकते हैं। मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दी गई स्थान का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। लाल और पीले रंग को आप मिलाइए तो बन जाएगा ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 45 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपको पोस्टर को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्र 46, जिसमें है व्यावहारिक व्याकरण, प्रत्यय उपसर्ग को समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाए। जैसे ए चल से बना रखा है अचल, इसी तरह से समाज एक से बना रखा है सामाजिक। ए क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, और समाज में अगर एक प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है सामाजिक। तो यहाँ पर चलिए पहले उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे, जिसमें ए और सत्य को मिलाकर के बन जाएगा असत्य। न्याय में ए मिलाकर के हो जाएगा अन्याय। अ में साधारण को मिलाकर के हो जाएगा असाधारण। ठीक है, तो ये यहाँ पर अ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, जो कि शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरह से पीछे जो लगते हैं, जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं शब्द के पीछे लग करके, वो होते हैं प्रत्यय। जिसमें जैसे कि समाज में एक लग गया है, सामाजिक हो गया है। एक प्रत्यय लगाने से शुरू का जो वर्ण है उसमें आ की मात्रा आ जाती है, और जो जिसमें एक जोड़ेंगे वो जो वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लोक में एक लगा देंगे, लौकिक हो जाएगा। विचार में एक लगा देंगे, वैचारिक हो जाएगा। देखिए ई है तो आई हो जाता है, ओ है तो औ हो जाता है, यानी एक मात्रा डबल हो जाती है। जैसे ए में आ हो जाएगा, ओ में औ हो जाएगा, छोटी ई में आई हो जाएगा। इसी तरह से शरीर में हो जाएगा शारीरिक, शरीर धन एक से हो जाएगा शारीरिक। तो यहाँ पर एक प्रत्यय लगाया हमने, और शुरू में हमने देखा अ उपसर्ग को यूज करना। सेकंड है प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। तो प्रत्यय युक्त शब्द को आपको देखना है। वीर में ता जुड़ा हुआ है प्रत्यय। असमान में ए उपसर्ग है तो इसे छोड़ देंगे। जनता में ता है, जन में ता जुड़ा हुआ है। ईमानदार में ईमान में दार जुड़ा हुआ है। उपकार ये एक शब्द है जिसमें उप में कार अगर जोड़ देंगे, पर ये क्या है? एक सिंपल शब्द है जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसी तरह से उपसर्ग जुड़ा हुआ है कार में। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग है उप। पालनहार में पालन में हार जुड़ा हुआ है, जो कि प्रत्यय हो जाएगा, तो गोला कर देंगे। बेकसूर में कसूर में बे है, ये है उपसर्ग। सहर्ष में हर्ष में सह है, ये है उपसर्ग। दौड़ना में दौड़ में ना जुड़ा हुआ है, जो कि प्रत्यय है। प्रत्यय का एग्जाम्पल है। चमकीला में चमक में ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे बन गया है चमकीला, तो यहाँ पर इसे गोला कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखिए। तो देखिए अपमान में अप उपसर्ग है, इसी तरह से कमजोर में कम, उपदेश में उप, प्रदेश में प्र, बाकायदा में बा, और निर्धन में निर। रह के नीचे हलंत आ जाएगा, निर्धन निर्धन धन। ठीक है, तो निर प्लस हो जाएगा धन, इससे हो जाएगा निर्धन। तो इस तरह से आपको छाटने थे उपसर्ग। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाए। जैसे ठंड में आ जुड़ा है ठंडा, इसी तरह से चिकना आहट में चिकना को आहट से जोड़ करके बन जाएगा चिकनाहट। मामा को एरा से जोड़ देंगे, मामेरा हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा धन में भान जोड़ने पर धनवान। लिख में आई जोड़ने पर हो जाएगा लिखाई। नेक्स्ट हो जाएगा चमक में ईला जोड़ने पर हो जाएगा चमकीला। शक्ति में मान जोड़ने पर हो जाएगा शक्तिमान। जयपुर से ईया जुड़ जाएगा तो हो जाएगा जयपुरिया। सुन में हरा जुड़ जाएगा सुनहरा हो जाएगा। शक्ति में शाली जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा शक्तिशाली। तो यहाँ पर ये आपको ममेरा करना है, मामेरा नहीं ममेरा। ठीक है, ममेरा में मा धन एरा है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये वाला पार्ट कार्यपत्र 46। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यपत्र 47 से। तो सबसे पहले कार्यपत्र 47 का सॉल्यूशन देखेंगे, 47 का सॉल्यूशन, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है।
इसी के साथ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे पढ़ कर के रीड आउट करना है, समझना है, तभी आपको क्वेश्चन करने हैं। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। खंडर काफी पुराना था, उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकली हुई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो क्वेश्चन है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टों पर क्या क्या काम हो रहा था? ईंटों के भट्टों पर मिट्टी लाने, उसे गूंदने, ईंट बनाकर सुखाने व भट्टे में डालकर पकाने का काम हो रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी व आग का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको अर्थ लिखने हैं। खंडर का अर्थ होता है टूटा फूटा मकान। गूंदना अर्थात मथ कर तैयार करना, जैसे आप आटे को गूंदते हैं, यही इसी तरह से मिट्टी को भी कूद करके तैयार किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। इमारत का अर्थ होता है भवन। निर्माण का अर्थ होता है बनाना या रचना। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। ईंट बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों की मिट्टी कम व वहां खड्डे हो जाते हैं, भूमि की बर्बादी हो जाती है। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। दीपक बनते हैं, मटके बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सुराही बनते हैं, गमले बनते हैं, बर्तन बनते हैं, कच्चे घर इत्यादि। तो ये होता है कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48 48 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन एक और गद्यांश है जिसे पढ़ना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के। तो गद्यांश है, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकुड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां शामिल हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो जब तक हम अपने शरीर को काम में लेते रहेंगे तब तक हमारा शरीर काम करेगा, और अगर हम बैठ जाएंगे एक जगह पर, शरीर का काम नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर बेढोल हो जाएगा और वो काम में नहीं लिया जा सकता, और मांसपेशियां भी उनकी सशक्त जो है वो नहीं बन पाएगी और वो भी काम नहीं करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं आपको। जैसे अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकुड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना आदि सभी। तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित अनियंत्रित होती हैं? नियंत्रित होती हैं चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना। अनियंत्रित होती है सांस लेना, हृदय का धड़कना। ये अपने ऊपर नहीं है, ठीक। हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों? योगासन करने से मांसपेशियां सशक्त बनती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटिए। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। घोड़े की विशेषता है कि वो सफेद है, तो सफेद यहाँ पर विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू की विशेषता है कि वो 10 किलो है, तो 10 किलो यहाँ पर विशेषण हो गया। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। खिलौने कितने लेकर आए? कुछ, तो कुछ यहाँ पर विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी, तो कौन से मेले में दशहरे के मेले में क्या थी? बहुत भीड़ थी। भीड़ की विशेषता की बहुत थी, तो यहाँ पर इस तरह से आंसर डन होता है।
तो ये होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन, जिसमें है नीचे डायरी में एक दिन का विवरण पढ़िए, आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। यहाँ पर एक दिन का वर्णन दे रखा है, इसी तरह से आपको भी एक दिन का वर्णन करना है। दिनांक लिख रखिए डायरी की 1 जुलाई 2023 शाम 5 बजे ये लिखा गया है। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8वीं में बैठने वाले थे। सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशी से फूले नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर आ गया। तो ये जिस तरह से लिखा हुआ था विवरण, इसी तरह से आपको अपना विवरण लिखना है। दशहरे के दिन मैं अपने माता पिता के साथ दशहरे मेले में गया। वहाँ तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के झूले लगे हुए थे। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े थे जो बहुत ऊंचे थे। मैंने और मेरी बहन ने बहुत खूब झूला झूला और खिलौने खरीदे। तो इस तरह से आपको कोई भी विवरण लिख देना है। जिस भी दिन आप कोई गए हैं, घूमने गए हैं, कोई मेले की बात है तो आपको यहाँ पर लिख देनी है। पहेली हल करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, पास पास दो बहनें रहती, एक दूजे से कुछ ना कहती, एक दूजे को देखना चाहे बिना आईने देख ना पाए। कौन कौन है ये है आंखें, जो कि एक दूसरे को आईने में तो देख सकती हैं बट देख नहीं सकती आपस में एक दूसरे को। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। इसी के साथ पहले देखेंगे कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है जिसे ध्यान से देखना है आपको, क्या बताया गया है। देखिए बच्ची को कोई डरा रहा है, पास्को एक्ट है। एक देखिए चित्र बने हुए हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉस्को एक्ट दिखाया गया है 2012, और डायल करने का नंबर दे रखा है 1098 अगर कोई खतरा होता है तो। चाइल्ड लाइन नंबर है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका से और अपने माता पिता से। सभी से शेयर करना बहुत जरूरी है अगर आपके संग में कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के डरने में आ रहे हैं कि उसने डरा दिया है और आप नहीं बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो सकता है आपके साथ में। आपको अपने माता पिता, अपने अध्यापक, प्रिंसिपल, अध्यापिका सबसे शेयर करना चाहिए कि आपके साथ में क्या हुआ है या कौन क्या कर रहा है आपके साथ में। अगर आपने अभी आवाज़ उठा दी तो आगे जाकर के आपको परेशानी नहीं होगी। इसके तहत बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिसके तहत आपको सुरक्षा मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसकी मदद के लिए जोर से चिल्लाएंगे व अन्य लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। आपको सबसे पहले अकेले जाने लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जितना आप ज़्यादा चिल्ला सकते हैं उतना ज़्यादा चिल्लाइए। आसपास के लोगों को इकट्ठा करिए अगर आपके किसी साथी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो, और फिर जाइए उससे लड़ने। ठीक है, अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपके संग में भी बुरा हो जाए, इसलिए आप भीड़ को लेकर जाएंगे तो वो डर जाएगा। ठीक है, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से। ठीक है, माता पिता को शेयर करना बहुत ज़रूरी है और माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चे के साथ में खुल कर के बातें करें, जिससे आपका बच्चा डरे नहीं और आपको सारी चीज़ें खुल कर के बता सके। अपने शिक्षक की, पुलिस की हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है 1098 की आप हेल्प ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए, तो यहाँ पर है 1098 1098 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ में कोई भी अनुचित व्यवहार हो रहा है। तो ये है कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो तुरंत से हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 51 जिसमें है एक कहानी जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे इस कहानी को। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? तो सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने
अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है, तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो, मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ में भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और जो कुछ खिलौने उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा रास्ते में एक भयानक घटना घटी, एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा यह कैसे संभव है? अमन ने कहा जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर लेके जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अमन ने व्यापार पर जाने के पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? लोहे की छड़ी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? कुछ चूहे ने उसे खा लिया था। सलीम ने बोला अमन से कि उसको कुछ चूहे ने खा लिया है। इस कहानी में लालची कौन था? सलीम, जिसने झूठ बोला कि लोहे की छड़ी को चूहों ने खा लिया है। वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? हम अमन की जगह होते तो शायद क्रोध में आकर उससे लड़ पड़ते और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते। तो अमन ने अपने धैर्य का काम लिया और समझदारी से काम लिया, तो उसको अपनी छड़ी भी मिल गई और झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन, 51 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे मुहावरों का प्रयोग कर पाना, आप किस तरह से मुहावरों के प्रयोग करते हैं, और देखेंगे एक पैराग्राफ में मुहावरों का किस तरह से यूज हुआ है। तो पैराग्राफ रीड करेंगे। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का मालूम पड़ जाता। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना यानी पता लगना कि क्या चल रहा है। ठीक है। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 नहीं, भाग जाना तेजी से। ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी एक ही जैसी आदत थी दोनों की। ठीक है। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी लेकिन वह चिकना घड़ा निकला। वो पलट गया और वह भी छूमंतर हो गया यानी भाग गया। गीदड़ का दिल टूट गया यानी बहुत निराश हो गया। तो यहाँ पर मुहावरों के सही अर्थ बताने आपको क्वेश्चन की। एक ही थाली के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसी आदत होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। चिकना घड़ा, किसी बात का असर ना होना। जैसे गिद्ध पर किसी बात का असर नहीं हुआ। चिकना घड़ा यानी जैसे चिकना घड़ा होता है जिसपे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह से उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ और छूमंतर हो गया। ठीक है। वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाना। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए अर्थात सहायता करना। मुसीबतों में लोग आंखें फेर लेते हैं अर्थात प्रतिकूल होना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी अर्थात धोखा देना या चकमा देना। माँ गुस्से में लाल थी, बहुत गुस्सा होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था अर्थात बहुत तेज दौड़ता था। मीना ने नाक में दम कर लिया अर्थात परेशान कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। पलक झपकना अर्थात पलक आंख बंद होना। पलक झपकते ना अपनी आंखें बंद हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंखें बंद हो जाएगी। अब पलक झपकना, तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। अब अगला क्या हो जाएगा? सैनिकों ने आतंकवादियों के क्या छुड़ा दिए? छक्के छुड़ा दिए। अगला है अपमानजनक शब्द सुन के वो क्या हो गया? आग बबूला हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना था कोई भी एक मुहावरा। तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी अर्थात वो पलक को वो झपकाने लगा, उसे नींद आने लग गई। ठीक है। और इसी तरह से सैनिक, इसमें आंख बंद होने लगी नहीं होगा, होना लगी बन ही नहीं रहा है। ठीक है। सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। तो इस तरह से आपको आना चाहिए मुहावरों का यूज करना वाक्यों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था जिसमें मुहावरों का प्रयोग करा। और कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन, तो वर्कशीट 53 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रमा खाना बना रही है,
रहा है, रही है, रहे है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हैं, वर्तमान काल को दर्शाते हैं। है, ही है या रहा है, रही है, रही है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा था, थे, थी आता है भूतकाल में, या आ की ध्वनि गया है ना, भेजा। तो ये सभी जो होते हैं ये होते हैं भूतकाल के। तो यहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा भूतकाल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं आ रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, गा आ गया ना, तो ये हो गया गागेगी, तो यहाँ पर होगा भविष्य काल। ठीक है। बादल गरज रहे थे भी भूतकाल में आएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है ये। अगला सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, तो भूतकाल की बात है क्योंकि वो जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। इसी तरह से अंजू पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल है। तेज आंधी आई थी है भूतकाल हो जाएगा। पिताजी पत्र लिखेंगे, गागेगी, मैंने बताया आपको भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर भविष्य काल लिख देंगे। कल तुम आ जाना, कल की बात हो रही है, आने वाले कल की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भविष्य काल। हम शाम को बाजार जाएंगे, गे आ रहा है, भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया को उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना दे रखा है, वर्तमान काल में आपको चेंज करना था, तो यहाँ पर खेल रहा हो गया। इसी तरह से सब छात्राएं घर चली, यहाँ पर भूतकाल बनाना है जाने का, तो यहाँ हो जाएगा गई, घर चली गई। इसी तरह से मैं कल दिल्ली जाऊँगा, जाने का हो गया भविष्य काल, जाऊँगा। सुधा ने झूठ क्या बोला था, बोलना का हो जाएगा बोला था, भूतकाल। ठीक है। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना है, यहाँ पर वर्तमान काल में हो जाएगा जा रहे हैं, हम हैं, तो यहाँ पर है के ऊपर अनुसार आ जाएगा और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। काल लिखना है आपको। करण खाना खाएगा, गा है भविष्य काल के सेंटेंस है। इसी तरह से सुमन अनीता से बात कर रही है आ रहा है वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, गे आ रहा है भविष्य काल। बारिश होने की संभावना भी हुई नहीं है, संभावना बताई जा रही है, जो कि भविष्य काल का सेंटेंस हो जाएगा। मुझसे भूल हो गई, अब भूल हो गई थी, बात पास्ट काल की हो गई ना, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। आप कैसे पहचानें, क्योंकि कई किताबें अभी प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 54, कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। बस की यात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो अपलोड किए हुए हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर तो नहीं देखे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लगभग हिंदी के सभी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपके शब्दार्थ, पाठ का सार, क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जरूर से आप देखें अगर आपने नहीं देखा है तो बस की जो यात्रा जो पाठ है आपका, उसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। इस पाठ में आप बस की मालिक, आपको माना है कि आप बस की मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। तो आप श्याम सुंदर से बस की विशेषताएं बताएंगे। श्याम सुंदर कह रहा है कि आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। बस का मालिक यानी कि आप बोल रहे हैं जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। श्याम सुंदर, क्या ऐसे चलती है बस, बार बार बंद हो जाती है। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ, लेकिन बार बार स्टार्ट होकर सभी को मस्ती से ले जा रही है। श्याम सुंदर कहता है ऐसे तो हम शाम तक भी शहर नहीं पहुँचेंगे, आप चिंता ना करें, सभी समय पर पहुँच जाएंगे। श्याम सुंदर कहता है अब पुनः स्टार्ट होने में कितना वक्त लगेगा। मालिक कह रहा है मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिक देख रहा है, तब तक आप चाय पिए। श्याम सुंदर कहता है नसीहत मत दो, आपकी बस खटारा हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ लेकिन आज तो यही खटारा बस आपको शहर पहुँचाएगी। श्याम सुंदर, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर इस बस में बैठा था। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ चलो चलो सभी लोग बस में बैठो, बस स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से ये आपको वार्तालाप कंप्लीट करनी थी आपके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको अपने आप को बस का मालिक मानना था और श्याम सुंदर जो यात्री है उससे आर्ग्यू करना था कि वो कह रहा है कि बस खराब है, बट आपको बस की विशेषताएं बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55, जिसमें है एक कविता जिसे कहानी में बदलकर आपको लिखना है। तो कविता पहले पढ़ते हैं, फिर कहानी को देखेंगे।
सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों में गेहूं खा जाता। गेहूं खा का मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजीब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चीपो चीपो। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। वहाँ भाग वहाँ से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को उठाया, मरते मरते प्राण बचाया। तो ये कहानी तो आपने देखी होगी कि गधा को एक खाल मिलती है बाघ की, वो अपने आप को बाघ समझने लग जाता है। बट जैसे ही उसकी जो बिरादरी वाले बोलते हैं चीपो चीपो, तो वो भी बोलने लग जाता है चीपो चीपो। ठीक है, जिससे उसकी पकड़ाई आ जाती है बात, और कि वो बाघ नहीं है तो गधा गधा ही रहेगा, इसलिए कहा जाता है कहावत में। तो जैसे ही वो बोलता है चीपो चीपो, तो पहचान में आ जाता है कि वो बाघ है, बाघ नहीं है, और उसे डंडे पड़ने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, ठीक है, खेत से। तो यहाँ पर आपको इसे कहानी के रूप में बदलना है। एक गधा था जो बहुत शरारती था। जैसे ही रात होती वह चुपके से गेहूं के खेत में घुस जाता और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक बाघ की खाल पड़ी मिली। उसके शरारती दिमाग में एक बात आई। उसने बाघ की खाल को पहन लिया और बेफिक्र होकर दिन में चरने लगा। पहले तो वो रात में चरता था, अब दिन में भी चरने लगा। उसे देखकर सब डर जाते थे, क्योंकि सब उसको बाघ समझ जाते थे। एक दिन जब वह खेत में चर रहा था, तो उसी वक्त कुछ गधे चीपो चीपो करने लगे। बस क्या था, गधा अन्य गधों की आवाज़ सुनकर भूल गया कि वह बाघ की खाल में है। वह भी सुर में सुर मिलाकर चीपू चीपू करने लगा। खेत के मालिक ने उसे पहचान लिया और धड़ाधड़ डंडे से मारने लगा। गधे के डर के मारे पैर उखड़ने लगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से भाग अपनी जान बचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश पद्यांश, जिसमें आपको पढ़कर के लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले से रीड करते हैं। मैली झोंपड़ियों के ये है मैले मैले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिलते हंसते ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पड़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, यह भारत की शान है। झोंपड़ियों के ये हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। तो बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें बताया गया है कि जो झोपड़ियों के बच्चे हैं कि ये गंदे क्यों रहते हैं। एक बच्चा अपनी मम्मा से सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कि ये गंदे क्यों रहते हैं, ये क्यों ढाबों पर बर्तन मलते हैं, ये क्यों बोझा ढोते हैं, ये क्यों हमारे संग में पढ़ते नहीं हैं स्कूल में। तो यही बात अपनी वो माँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्त को सुनाओ। तो इस पोइम को आपको हाव भाव के साथ में गाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है। इस कविता में झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इससे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो कहानी की तरह लिखना है, हमारी कॉलोनी में बाहर निकलकर नाले के पास कच्ची बस्ती है, उसमें रहने वाले बच्चे जब उछल कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि इनके मेरी तरह दो हाथ दो आंखें हैं, फिर भी ये हमारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। कई बार मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, मम्मी ये ढाबों पर बर्तन क्यों मांजते हैं, यह सामान उठाने का कार्य क्यों करते हैं, ये स्कूल को चुपचाप दूर से क्यों देखते हैं, जबकि ये भी भारत के बच्चे हैं, वह भारत की शान है। झोपड़ियों में रहने के बावजूद भी मेरा मन उन पर कुर्बान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कविता को कहानी में बदलना था, तो इस तरह से आपको बदल देना है। जैसा जैसे कविता में कहा गया वैसे वैसे आप कहानी में से लिखते जाएं। तो ये बात होती है कार्यपत्रक 56 की कंप्लीट। तो अब देखेंगे कार्यपत्रक 57, जिसमें है एक कहानी विशेष, जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो कहानी है, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी ने पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है भालू की प्रजाति सफ़ेद भी होती है, जो कि बर्फीले प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें पोलर बियल भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है, पानी के किनारे आती है, तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं उन्हें। ये भी बर्फ में पाई जाती हैं ज़्यादातर।
भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। ये ठंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ठंड चूँकि कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे ये जो भालू की संख्या है वो कम होती जा रही है, स्पेशली बर्फीले जो भालू हैं उनकी संख्या। तो अब क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं जिन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी। सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू बियर, ठीक है। किस कारण से भालू की संख्या कमी होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालू की संख्या कमी होती जा रही है। भालू की स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भालू पानी में तैर सकते हैं। ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो आपको भी ऊँट की विशेषता बतानी है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है व रह सकता है। ऊँट के पाँव लंबे व गद्देदार होते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आपको पता है 35 लीटर पानी एक बार में पी लेता है ऊँट, और 1 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये उसकी अपनी विशेषता है। तो इस तरह से आपको ऊँट की विशेषता भी लिखनी थी भालू के स्वभाव की विशेषताओं के साथ साथ। चलिए, ये होता है कार्यपत्र 57 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 58 जिसमें है एक जानकारी दी गई है जिसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जो जानकारी है रेलगाड़ी से संबंधित लग रही है। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। वह तेज़ व सस्ती होती है, उपयोग करने में आसान होती है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप बड़े शहर में हो, छोटे गांव में हो, संभावना ये कि आपने अपनी रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ी को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है जिसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। सबसे लंबी दूरी को तय करती है विवेक एक्सप्रेस, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जो लास्ट है अपना भारत का छोर, वहाँ तक सफ़र करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। 80 घंटे यानी कि आप समझ लीजिए 4 दिन कम से कम आपको लगेंगे इसमें, ठीक है। तो 4 दिन में आप पहुंचेंगे असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति। आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रेलगाड़ी का यूज़ ना किया हो, चाहे वो किसी में भी बैठा हो, जनरल कोच में बैठा हो, एसी में बैठा हो, सेकंड एसी में बैठा हो, पर उसने रेलगाड़ी की यात्रा की ही होगी। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ियाँ लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन है जो सस्ती होने के कारण हर व्यक्ति के पहुंच में है। इनसे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो वहाँ पर भी लोग बेचने के लिए आते हैं अपनी चीज़ों को, और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। लोग छोटी छोटी वस्तुएं भी बेचते हैं, तो काफ़ी रोज़गार भी मिलता है, और इसमें जो कर्मचारी रहते हैं लगे हुए उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सही है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो 9 वर्कशीट 59 59 का सॉल्यूशन, जिसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने 2 दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटकर चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आप चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, आपको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट अगर आप एक ही बार में ले लेते हैं तो वो आपके सिर से नहीं निकलेगा, उसकी चूर चूर होने की भी संभावना कम रहती है।
ISI वाले हेलमेट लेने से, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका हेलमेट बहुत अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होती हैं, वो ज़्यादातर सिर फटने के कारण होती है। तो सिर अगर आपका बच गया है तो हाथ पैर तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, सिर अगर फट गया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो आपको हेलमेट पहनना बहुत अति आवश्यक है अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो। और आप तेज़ स्पीड ना रखें, आप 60-80 तक स्पीड कर सकते हैं, बट अगर 100 से ऊपर आप स्पीड रखेंगे तो आगे आने वाली जो आपकी गाड़ियां हैं, आपके सामने से जो आ रही हैं, या आप रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, तो आपकी टकराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण आप अपने जो जीवन काल है उसे समाप्त भी कर सकते हैं। तो जिससे आपके पेरेंट्स भी दुखी होंगे, ठीक है। आपको तो कुछ नहीं है, आप तो बस गिर जाएंगे या मर जाएंगे, बट आपके जो पेरेंट्स से आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बहुत दुख होगा अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर बाइक पे जा रहे हैं तो नियमित रूप से आपको हेलमेट लगाना ही लगाना है। आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, और इसके साथ ही आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखें, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें। विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना था और हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। परिवारजन गंभीर दुर्घटना के कारण अपने सदस्य को खो बैठते हैं, और कोई अपना कमाऊ बेटा तो कोई पति, कोई भाई आदि को खो बैठते हैं। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हेडफोन या ईयरफोन तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। आजकल बच्चे लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती है और वो टकरा जाते हैं किसी वाहन से, ठीक है। आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बीमा दस्तावेज। अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो हम सुझाव देना चाहेंगे कि यातायात के नियम का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। निम्नलिखित संकेत हमें क्या संदेश देते हैं, ये देखिए। पी को क्रॉस किया हुआ है अर्थात नो पार्किंग, दोनों तरफ एरो कर रखा है, यानी दो तरफ का आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर देखिए जेब्रा क्रॉसिंग जिस पे एक आदमी चलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ से रोड क्रॉस करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ पर देखिए यू टर्न को क्रॉस किया गया है, यानी कि यू टर्न नहीं है, यानी नो यू टर्न है, आप मुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 59 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 60, जिसमें है कविता, जिसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो यहाँ पर एक माँ के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है अपनी बेटी को, तो वो बता रही है कि ये कितनी दूर से आई है और इसमें कितनी सौगातें भरी हुई हैं उसके लिए कितना प्यार भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। तो घर का अखबार किसे कहा गया है, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी है, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने, ठीक है। चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं, चिट्ठी में प्यार भरी बातें होती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई पढ़ने गया है तो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए पूछा जाता है, ठीक है। घर का अखबार भी कहा गया है चिट्ठी को यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बन गया कि घर का अखबार किसे कहा गया है। प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी, उसकी माँ ने लिखी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी है। मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है कि तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर तुम होशियार होना, है ना, अपना नाम रोशन करना। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इस दिए गए कविता से। सेकंड है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो आपको उदाहरण दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको भी क्वेश्चन बनाने हैं। तो गद्यांश को रीड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र, पुत्री के नाम,
पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सवाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखे थे, बट इनका हिंदी में जो अनुवाद है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है। तो जैसे क्वेश्चन बनाया है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्र में किसके बारे में बताया गया है, भारत के बारे में ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है कि किसके बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाने जाते थे, चाचा नेहरू के नाम से। चाचा नेहरू की लिखी चिट्ठियाँ किस में संकलित हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस में संकलित है। तो ये बन गया पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में। ठीक है, तो इस तरह से आपको